हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे साइको एनालिटिकल अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। हम इसके अंदर सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस टॉपिक के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम पढ़ेंगे इंस्टिंक्ट्स क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स क्या क्या है। फिर हम लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी देखेंगे। फिर हमारे पास आता है एंजाइटी, और उस एंजाइटी को डील करने के लिए हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, उनको देखेंगे। और एंजाइटी के अंदर हमारे पास अलग अलग तरह के टाइप्स है, जैसे रियलिटी एंजाइटी, मॉरल एंजाइटी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिर हमारे पास आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, उसको देखेंगे। और लास्ट में हम असेसमेंट इन फ्रॉइड्स थ्योरी करेंगे कि कैसे कैसे हम असेस करते हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। जो हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी है, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी इन साइकोलॉजी। कि हमारी जो साइको एनालिटिकल है वो बहुत पहले से बनी है, मतलब इसको बहुत इंडिविजुअल तो ये बोलते हैं कि ये हमारी फर्स्ट जो सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है वो है। ठीक है, और बहुत इन्फ्लुएंशियल है, इसका अलग अलग जगह पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। दूसरा कि इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप किया सिगमंड फ्रॉइड ने। और इसमें जो बेसिक आइडिया क्या था कि जो हमारा बिहेवियर होता है दैट इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। कि इन्होंने बताया कि जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है उसको अनकॉन्शियस मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। कैसे? अनकॉन्शियस मोटिव और कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, वो हमारा अनकॉन्शियस होता है। और उन्होंने बोला कि जो सिर्फ हमें दिखता है या फिर जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अवेयर है, वही सिर्फ हमारे बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि कुछ ऐसे फोर्सेस भी हमारे पास प्रेजेंट है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, बट स्टिल वो हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। और चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की एक इंडिविजुअल का किस तरह का चाइल्डहुड रहा है, वो भी उसके फ्यूचर में किस तरह के बिहेवियर होंगे उसको डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ उनका बेसिक आइडिया ये था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया अनकॉन्शियस मोटिव्स और कॉन्फ्लिक्ट्स पे, और उन्होंने बोला कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी हमें इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर आता है साइकिक डिटर्मिनिज्म। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो बाय चांस नहीं होता, हर एक बिहेवियर के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है। ठीक है, तो उन्होंने साइकिक डिटर्मिनिज्म बताया। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इंस्टिंक्ट्स क्या होता है। इंस्टिंक्ट्स आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। तो उन्होंने बोला कि हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड। ठीक है, तो उनकी थ्योरी कर रहे हैं, तो उन्होंने इंस्टिंक्ट को कैसे बताया वो हम करेंगे। इट इज़ द मोटिवेटिंग फोर्स दैट डराइव बिहेवियर एंड डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन। कि उन्होंने बोला कि हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है वो हमें कुछ ना कुछ बिहेवियर को करने के लिए मोटिवेट करती है, हमें पुश करती है कुछ ना कुछ काम करने के लिए, और उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको डिटरमाइन करती है कि हम किस दिशा में काम करेंगे, किस तरह से काम करेंगे। वो सारा डिटरमाइन कौन करता है, वो हमारी इंस्टिंक्ट्स डिटरमाइन करती है। ठीक है, फिर इंस्टिंक्ट इज डिफाइंड एज इनबॉर्न साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर सोमैटिक सोर्स ऑफ एक्साइटेशन। अब इसका मतलब क्या है, इनबॉर्न का मतलब ये समझो, इनबॉर्न का मतलब होता है कि जो हमारे जन्म से प्रेजेंट हो। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तब प्रेजेंट होना, उसको हम इनबॉर्न बोलते हैं। साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमारे मेंटल, हमारे दिमाग में कुछ ऐसे इमेजेस बनने लगती है, हमारे माइंड में कुछ ऐसी इमेजेस बनने लगती है ऑफ इनर सोमैटिक सोर्स ऑफ एक्साइटेशन। इनर सोमैटिक सोर्स, अब सोमैटिक का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी से रिलेटेड, और एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, एक्साइटेशन का मतलब होता है या स्टिमुलेशन। ठीक है, अब जैसे हमें भूख लगती है, तो भूख लगती है तो हमारी बॉडी है वो सिग्नल देना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब जैसे भूख लगेगी तो हमारी स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ये क्या है, इनर सोमैटिक सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है कि हमारी बॉडी कुछ स्टिमुलेशन दे रही है और उसकी हमारे दिमाग में कुछ इमेजेस बनेगी। ठीक है, कि हमें खाना दिखेगा, हम माइंड के अंदर खाना इमेजिन करने लगेंगे, और फिर हम उसी जो हमारी नीड प्रेजेंट हो रही है कि हमें भूख लग रही है, उसको हम कम करने के लिए क्या करेंगे, बिहेवियर करेंगे। हमारा इंस्टिंक्ट क्या हुआ कि एक ऐसी इनबॉर्न साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन की ऐसी चीज़ जो हमारे जन्म से प्रेजेंट है, और हम क्या करते हैं, मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो हमारी बॉडी नीड प्रेजेंट करती है उसकी, और फिर हम उसको नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बिहेवियर करते हैं। तो वो बेसिकली हमारा क्या होगा, वो हमारा इंस्टिंक्ट होगा। जो साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं उसको हम विश बोलते हैं, और जो बॉडीली एक्साइटेशन होती है, जो बॉडी में से निकल के आती है, वो क्या होती है, नीड होती है। अब इसका मतलब क्या है कि ये समझो कि भूख लगना, ठीक है, भूख लगना हमारे पास क्या है कि हम क्या है, हंग्री। तो हंग्री क्या हुआ,
हंग्री हमारी बॉडी ने कुछ क्या किया, बॉडी की कुछ स्टिमुलेशन हुई, बॉडी की कुछ अर्जेस है, बॉडी ने कुछ एक्साइटेशन की, तो वो हम हंग्री है। विश क्या होगी कि मान लो हमारा पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है बट हमारा मन क्या कर रहा है, पिज़्ज़ा खाने का, तो वो क्या हमारा, वो हमारी विश है। तो ये फ़र्क होता है हमारी नीड और विश में। विश क्या होती है कि जो हम साइकोलॉजिकली रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम माइंड के अंदर इमेजेस बनाएंगे, वो हमारी विश होती है। और जो बॉडी क्या बता रही है, बॉडी ये थोड़ी बताएगी मुझे पिज़्ज़ा खाना है, ये खाना, वो ये बताएगी कि मुझे भूख लग रही है, ठीक है। सो द एम ऑफ इंस्टिंक्ट इज टू सेटिस्फाई द नीड एंड देयर बाय रिड्यूस द टेंशन, कि जब हमारी बॉडी के अंदर नीड होती है तो हमें क्या होती है, टेंशन होती है, ठीक है। तो हमारे इंस्टिंक्ट का मेन काम क्या होता है कि उस नीड को सेटिस्फाई करना ही हमारी जो इंस्टिंक्ट है उसका काम होगा, ठीक है। तो ये हमने इंस्टिंक्ट कर लिया। तो हमने इसमें क्या किया कि इंस्टिंक्ट हमारे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी होता है, हमें मोटिवेट करता है कुछ ना कुछ बिहेवियर करने के लिए। इनबॉर्न साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, जो हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ नीड्स होती है उसकी साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, और उसको हम सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं। हमारे पास विश और नीड होती है। विश हमारी साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हम माइंड के अंदर इमेजेस बनाएंगे, वो होती है। नीड हमारी क्या होती है कि जो बॉडी हमें एडजस्ट दे रही है, वो हमारी क्या है, वो हमारी नीड है, जैसे भूख लगना। और एम क्या होगा कि उस नीड को सेटिस्फाई करना और हमारी टेंशन को रिड्यूस करना। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टिंक्ट। तो इसमें क्या आएगा कि हमारी जो इंस्टिंक्ट होती है उसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहला हमारे पास सोर्स, दूसरा एम, ऑब्जेक्ट एंड इम्पेटस। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। सोर्स क्या होता है कि डिफाइन एज बॉडीली कंडीशन और नीड, की जो बॉडी की कंडीशन है या फिर बॉडी की जो नीड है वो क्या है, वो हमारा सोर्स है, ठीक है। एम क्या होता है कि उस नीड को हमें क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। जैसे कि मान लो हमारी क्या है, नीड हंग्री, तो अब हमें हंग्री को क्या करना है, हम भूखे हैं तो हमारी जो बॉडीली एक्साइटेशन होती है उसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। बेसिकली हमें हमारी भूख मिटानी है, तो वो हमारा एम हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेफर्स नॉट ओनली टू द पर्टिकुलर थिंग और कंडीशन विच विल सेटिस्फाई द नीड, बट इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल ऑफ द बिहेवियर विच टेक प्लेस इन सिक्योरिंग द नेसेसरी थिंग्स और कंडीशन। ऑब्जेक्ट वो सारी चीज़ें होंगी जो हमारी उस भूख को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। जैसे खाना खाना है हमें, तो खाना बेसिकली क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो खाना खाने के अंदर सारी चीज़ें आएंगी कि हम क्या क्या बिहेवियर कर रहे हैं उस खाने को अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हमारी किस में आएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी। इम्पेटस क्या होता है, इम्पेटस ऑफ इंस्टिंक्ट इज इट्स फोर्स और स्ट्रेंथ विच इज डिटरमाइंड बाय इंटेंसिटी ऑफ अंडरलाइंग नीड। तो इसका मतलब क्या होता है, इम्पेटस का मतलब ये है कि कितनी जोर से भूख लगी है, क्या फोर्स और क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब मान लो हमारी नॉर्मल भूख लगती होगी तो हम कभी कभी अवॉइड भी कर देते हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, हमारे मन में कुछ आता ही नहीं है, जो भी पड़ा होगा हम वो खा लेंगे। तो वो क्या है, वो हमारा इम्पेटस है कि हमारे पास जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी नीड होगी, जितना स्ट्रॉन्ग हमारी बॉडी के अंदर एक्साइटेशन होगा, उतनी ही स्ट्रॉन्ग हमारी क्या होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोर्स, एम, ऑब्जेक्ट एंड इम्पेटस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट। तो टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट में फ्रॉइड ने हमें 2 कैटेगरीज बताई, 2 कैटेगरीज में इंस्टिंक्ट को डिवाइड किया। एक होता है हमारे पास लाइफ इंस्टिंक्ट जिसको हम इरोस बोलते हैं, दूसरा हमारे पास होता है डेथ इंस्टिंक्ट जिसको हम थैनेटोस बोलते हैं। सो लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होता है, इट सर्व द पर्पस ऑफ सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पीसीज बाय सीकिंग टू सेटिस्फाई द नीड्स फॉर फूड, वाटर, एयर एंड सेक्स। तो लाइफ इंस्टिंक्ट्स क्या होती है, हमारे सर्वाइवल, हमारे जिंदा रहने के पर्पस को सर्व करती है। जो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट है वो हमें जिंदा रखती है, ठीक है, और एक इंडिविजुअल की जो भी नीड्स होती है उनको सेटिस्फाई करने का काम करती है, ठीक है। लाइफ इंस्टिंक्ट्स ये होती है। लाइफ जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, लाइफ इंस्टिंक्ट यानी कि हमारे जिंदा रहने से जो भी रिलेटेड होगा वो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स होगी। एंड दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टुवर्ड्स ओरिएंटेड होती है, उसके टुवर्ड्स ये काम करती है, ठीक है। एक इंडिविजुअल को ग्रो और डेवलप करने में हेल्प करती है। सो साइकिक एनर्जी मैनिफेस्टेड बाय लाइफ इंस्टिंक्ट इज लिबिडो, कि जो एनर्जी लाइफ इंस्टिंक्ट्स यूज़ करती है या फिर मैनिफेस्ट करती है उसको लिबिडो बोलते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स की एनर्जी होती है, साइकिक एनर्जी होती है, उसको हम लिबिडो बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आता है द लिबिडो कैन बी अटैच टू और इन्वेस्टेड इन ऑब्जेक्ट्स, अ कंसेप्ट फ्लूइड कॉल्ड कैथेक्सिस। और कैथेक्सिस क्या होता है कि जो लिबिडो की एनर्जी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट्स के अंदर या किसी दूसरे पर्सन के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कैथेक्सिस बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने लाइफ इंस्टिंक्ट देखा। लाइफ इंस्टिंक्ट में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के सर्वाइवल के पर्पस को सर्व करती है, एक इंडिविजुअल को जिंदा रखने में हेल्प करती है, उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने का काम करती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मेन काम होता है,
और इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिबिडो। और वो एनर्जी अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे पर्सन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, किसी के साथ अटैच कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैथेक्सिस बोलते हैं। तो ये भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। So the life instinct Freud consider most important for personality is sex, which we define in broad term. He did not refer solely to the erotic but included almost all pleasurable behavior and thoughts. अब इसका मतलब क्या है कि उन्होंने बताया कि फ्रॉइड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ इंस्टिंक्ट थी वो थी सेक्स। और सेक्स हमारा सिर्फ ये फिजिकली जो इंडिविजुअल सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, उन्होंने सेक्स को एक ब्रॉड टर्म्स में डिफाइन किया। इसके अंदर सारी चीज़ें आती है जो एक इंडिविजुअल को प्लेजर देती है, ठीक है। वो बिहेवियर भी हो सकता है, वो थॉट्स भी हो सकता है, खाना पानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ इंस्टिंक्ट कवर होता है। दूसरा हमारे पास था डेथ इंस्टिंक्ट, जिसको हम थैनेटोस बोलते हैं। सो द अनकॉन्शियस डेराइव टुवर्ड्स डिके, डिस्ट्रक्शन एंड एग्रेशन। तो डेथ इंस्टिंक्ट क्या होगा, नाम क्या इंडिकेट कर रहा है कि सब कुछ खत्म करना। तो एक अनकॉन्शियस डेराइव होती है क्या, कि जो खत्म करने की, डिस्ट्रक्शन की, एग्रेशन की, उसको हम क्या बोलते हैं, डेथ इंस्टिंक्ट बोलते हैं। सो एन इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डेथ इंस्टिंक्ट इज द एग्रेसिव डेराइव। तो इसमें क्या बताया है कि एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा डेथ इंस्टिंक्ट का वो है एग्रेसिव डेराइव। तो एग्रेसिवनेस क्या होती है कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है वो हम दूसरों के टुवर्ड्स क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जो हमारी डिस्ट्रक्शन की जो अर्ज होती है वो हम दूसरों के ऊपर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमारा एग्रेसिवनेस होता है, ठीक है। तो डेथ इंस्टिंक्ट क्या होती है कि एक इंडिविजुअल की अनकॉन्शियस डराइव या इच्छा होती है टुवर्ड्स डिके, डिस्ट्रक्शन एंड एग्रेशन। तो ये हमने कर लिया हमारे टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट। तो अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने किया क्या। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में हमने किया इंट्रोडक्शन कि ये जो हमारी साइको एनालिटिकल थ्योरी है वो किसने दी, वो सिगमंड फ्रॉइड ने दी। और उनका जो मेन आइडिया था उन्होंने किस पे फोकस किया, उन्होंने देखा कि जो हमारे अनकॉन्शियस मोटिव्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होते हैं वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। फिर हमने देखा कि उन्होंने बताया साइकिक डिटर्मिनिज्म, यानी उन्होंने बताया कि हर एक बिहेवियर का कुछ ना कुछ कॉज होता है, ठीक है, मिनिज्म। फिर हमने किया इंस्टिंक्ट्स। इंस्टिंक्ट हमारा बेसिक एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी है और ये क्या है, ये मोटिवेटिंग फोर्स है जो हमें कुछ ना कुछ बिहेवियर को करने में हेल्प करता है, मोटिवेट करता है, पुश करता है, ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है उसको डिटरमाइन करता है। फिर हमने किया इट इज़ एन इनबॉर्न साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, इनबॉर्न साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन that derives from the inner somatic source of excitation, कि जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, कुछ एक्साइटेशन होती है, उसका साइकोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, ऑफ इनर सोमेटिक सोर्स ऑफ एक्साइटेशन। और हमने देखा कि इसमें हमारे पास एक होती है नीड और दूसरी होती है हमारे पास विश। अब नीड क्या होती है, नीड होती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन होती है, बॉडी के अंदर एक्साइटेशन होती है, वो हमारा नीड के अंदर आएगा। विश क्या होती है, जो हम साइकोलॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये हमारी बॉडीली एक्साइटेशन होती है। और फिर हमने इसका एम किया, एम क्या होता है कि सेटिस्फाई नीड्स एंड रिड्यूस टेंशन, तो ये हमारा इसका एम होता है। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या किया, हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने 1 2 3 4 की। सबसे पहले हमारे पास क्या था, सबसे पहले था हमारे पास सोर्स, एम, ऑब्जेक्ट एंड इम्पेटस। तो सोर्स हमारे पास क्या था कि जहाँ से हमारी नीड्स क्या हो रही है, डेराइव हो रही है, तो वो हमारा सोर्स है। दूसरा एम क्या होता है कि एम उस नीड को हमें कम करना होता है। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से हम कम करते हैं, जैसे खाना हो गया। इम्पेटस क्या होता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग नीड है, ठीक है, जितनी स्ट्रॉन्ग नीड होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा बिहेवियर होगा। उसके बाद में हमने किया टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट। सो टाइप्स ऑफ इंस्टिंक्ट, तो हमने 2 तरह के टाइप्स किए। एक था हमारे पास लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरा था हमारे पास डेथ इंस्टिंक्ट। तो ये हमारे पास 2 तरह के टाइप्स होते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट को हम
इरोस भी बोलते हैं। डेथ इंस्टिंक्ट को हम थैनेटोस बोलते हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट में वो सारी चीज़ आएगी जो एक इंडिविजुअल के लिए सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होती है। डेथ इंस्टिंक्ट क्या होती है कि इट इज़ एन अनकॉन्शियस ड्राइव टुवर्ड्स डिके, डिस्ट्रक्शन एंड एग्रेसिवनेस। तो ये हमने कवर कर लिया। सो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी। तो फ्रॉइड ने क्या किया, पर्सनालिटी को 3 लेवल्स के अंदर डिवाइड किया। तो हमारे पास पहला है कॉन्शियस, दूसरा है प्री कॉन्शियस जिसको हम सब कॉन्शियस भी बोल सकते हैं, और तीसरा हमारे पास है अनकॉन्शियस। ठीक है, तो इसको आइसबर्ग के जो एनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग भी समझाया गया है। तो आइसबर्ग क्या होता है कि जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है, जैसे कोई समुंदर होता है तो उसमें बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा है तो उसको हम आइसबर्ग बोलते हैं। सो आइसबर्ग का पार्ट के साथ कंपेयर करके बताया कि कॉन्शियस क्या होता है, प्री कॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो जो बर्फ़ हमें पानी के ऊपर दिख रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्शियस बोल देते हैं, क्योंकि उसके बारे में हमें फुली अवेयरनेस होती है, वो हमें दिख रहा है। ठीक है, और बिल्कुल जस्ट पानी के नीचे क्या होता है, प्री कॉन्शियस होता है। ठीक है, क्योंकि वो अभी तो हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते, बट हम उसके बारे में अगर थोड़ा गौर से सोचेंगे तो हम उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। फिर होता है बिल्कुल पानी के अंदर, बिल्कुल उसकी टिप होती है अंदर, बिल्कुल डीप वाटर में, तो वो क्या होती है, वो अनकॉन्शियस होती है, वो हिडन होती है और इनएक्सेसिबल होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते। तो ये उन्होंने आइसबर्ग के साथ उनको हमारे लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी उसको कंपेयर किया। तो अब हम समझते हैं डिटेल में होता क्या है ये। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्शियस। सो इट इंक्लूड ऑल द सेंसेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ विच वी आर अवेयर एट गिवन मोमेंट, कि ऐसे सारी चीज़ें, ऐसे सारे थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन, एक्सपीरियंस, बिहेवियर, सारी चीज़ें जिसके बारे में हम अभी अवेयर है एट द गिवन मोमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉन्शियस बोलते हैं। सो फ्रॉइड ने इसको लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी बोला, क्योंकि उन्होंने बोला कि ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आवर थॉट, सेंसेशन एंड मेमोरी एग्जिस्ट इन कॉन्शियस अवेयरनेस एट एनी टाइम। कि उन्होंने बताया कि एक टाइम के, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास बहुत छोटी पोर्शन में, बहुत छोटे अमाउंट में हम चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं। तो उन्होंने इसको लिमिटेड एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी बताया। ठीक है, फिर आता है हमारे पास प्री कॉन्शियस। अब प्री कॉन्शियस क्या होता है, जिसको हम सब कॉन्शियस भी बोल सकते हैं। सो इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, perception and thoughts of which we are not consciously aware at the moment but we can easily summon into consciousness। तो इसका मतलब ये है कि हम अभी प्रेजेंट में उसके बारे में अवेयर नहीं है, बट अगर हम थोड़ा उसके बारे में सोचेंगे, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे तो हम उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। जैसे मान लो क्लास 6 की हमारे पास कोई मेमोरी है, अगर हम थोड़ा हमारे दिमाग के ऊपर जोर डालेंगे तो हम उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं, तो वो हमारा किस में आएगा, प्री कॉन्शियस में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास अनकॉन्शियस। अब अनकॉन्शियस क्या होता है, दिस इज द फोकस ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। हमने स्टार्टिंग में भी किया था बेसिक आइडिया में कि जो मेन फोकस था साइको एनालिटिकल थ्योरी का वो है हमारा अनकॉन्शियस। ठीक है, सो इट इज वास्ट, डार्क डेप्थ्स आर द होम ऑफ इंस्टिंक्ट, दोज विशेस एंड डिजायर दैट डायरेक्ट आर बिहेवियर। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल डेप्थ के अंदर होता है, इसके बारे में एक इंडिविजुअल अवेयर नहीं होता। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके अंदर हमारी सारी इंस्टिंक्ट्स, डेराइव्स, नीड्स, विशेस, सारी चीज़ प्रेजेंट होती है। कुछ हमारी ऐसी नीड्स होती है या हमारी ऐसी विशेस होती है जो क्या होती है, जो हम सोसाइटी के अंदर शो नहीं कर सकते, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उनको, तो हम उसको क्या करते हैं, हमारी अनकॉन्शियस के अंदर रिप्रेस कर देते हैं। तो सारी चीज़ ऐसी जो इंस्टिंक्ट्स है, जो सारी डिज़ायर्स है, जो हमारे बिहेवियर को क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी, वो सारी हमारी अनकॉन्शियस में प्रेजेंट होती है। सो इट कंटेन्स द मेजर डराइविंग पावर बिहाइंड ऑल बिहेवियर एंड इट इज़ द रिपोजिटरी ऑफ फोर्सेज वी कांट सी और कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, इसमें सारी ऐसी फोर्सेज होती है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम कंट्रोल नहीं करते, उन सभी चीज़ का रिपोजिटरी होता है, एक कलेक्शन होता है। तो ये हमारा अनकॉन्शियस है। तो अनकॉन्शियस में सारी ऐसी चीज़ आएगी जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते, और ये हमारी जो नीड्स, डेराइव्स होती है और ऐसी कुछ हमारी विशेस होती है, डिज़ायर्स होती है जो हम सोसाइटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ हमारी अनकॉन्शियस में प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्रॉइड ने हमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी बताया, ईड, ईगो और सुपर ईगो। अगर मान लो हम इन तीनों को एक टर्म में समझे तो ईड हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे। ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, और जो हमारा सुपर ईगो होता है वो हमारा मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, अगर एक टर्म में किसी को समझाना होता तो हम ऐसे बता सकते हैं, ईड प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो रियलिटी, और सुपर ईगो हमारा मोरालिटी प्रिंसिपल पे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि ईड क्या होता है। सो ईड कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग साइकोलॉजिकल दैट इज इनहेरिटेड एंड दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ इंक्लूडिंग द इंस्टिंक्ट्स। तो इसमें बताया कि ईड क्या होता है, ईड के अंदर सारी ऐसी चीज़ होती है जो इनहेरिट होती है। ठीक है, जो हमारे बर्थ के टाइम प्रेजेंट होती है।
ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि मान लो हमारे कुछ रिफ्लेक्सेस है कि भूख लगना क्या है, एक इंडिविजुअल को भूख लगती है तो वो रोना स्टार्ट करता है, तो वो क्या है, वो एक इंडिविजुअल की एक ऐसी इंस्टिंक्ट है जो उसके बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट है। तो वो सारी चीज़ किस में आती है, वो सारी चीज़ हमारी ईड के अंदर आती है। तो ईड के अंदर सब कुछ वैसा आएगा जो इनहेरिटेड होता है, जो एक इंडिविजुअल जब पैदा होता है तब उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इंक्लूडिंग द इंस्टिंक्ट। जो सारी इंस्टिंक्ट्स होती है वो भी एक इंडिविजुअल के बर्थ के टाइम प्रेजेंट होती है। तो ये हमारा ईड होता है, ठीक है। इट इज़ द रिजर्वॉयर ऑफ साइकिक एनर्जी। अब रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ जहाँ पे हम कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हैं। ये समझ लो कुछ टैंक जैसा, ठीक है। तो टैंक होता है, टंकी होती है, उसके अंदर हम स्टोर करके रखते हैं। तो रिजर्वॉयर भी उसी तरह का होता है जहाँ पे हम कुछ चीज़ स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें बताया कि इट इज़ रिजर्वॉयर ऑफ साइकिक एनर्जी, यानी कि जितनी भी सारी साइकिक एनर्जी प्रेजेंट होती है वो हमारी ईड के अंदर होती है। ईड हमारा उसे स्टोर करके रखता है, ठीक है। सो फ्रॉइड कॉल्ड द ईड ट्रू साइकिक रियलिटी बिकॉज it represents the inner world of subjective experience and has no knowledge of objective reality. अब ट्रू साइकिक रियलिटी का मतलब क्या है, ट्रू साइकिक रियलिटी। अब इसका मतलब समझो कि इसमें यूज़ किया है साइकिक रियलिटी। अब यानी कि हमारी मेंटल रियलिटी, यानी कि इस लाइन का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल होता है, वो अपनी जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होते हैं, इनर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है कि जो खुद के अंदर होते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल के यूनिक जो एक्सपीरियंस है जो एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है, यानी कि उसकी खुद की अपनी फीलिंग्स, डिज़ायर, मोटिव्स, ठीक है, इमोशंस, वो सारी उस चीज़ के बारे में एक इंडिविजुअल अवेयर होता है, बट जो बाहर की रियलिटी होती है उसके बारे में अवेयर नहीं होता। अब जैसे एग्जांपल करते हैं कि एक इंडिविजुअल छोटा बच्चा है, उसको क्या लगी है, भूख लगी है, तो वो क्या करेगा, तुरंत रोना स्टार्ट करेगा। उसको बस अपनी नीड्स के बारे में पता है, उसको ये नहीं पता कि खाना कहाँ से आएगा, उसको ये नहीं पता कि पैसे है कि नहीं, उसको जो बाहर की ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। उसको सिर्फ क्या होता है, अपनी खुद के जो इनर प्रेजेंट है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो प्रेजेंट है, सब्जेक्टिव जो फीलिंग्स प्रेजेंट है उसके बारे में अवेयर होगा। तो इसीलिए इसको ट्रू साइकिक रियलिटी बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज़ रिलेटेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ बॉडीली नीड्स। तो इसमें एक इंडिविजुअल क्या चाहता है कि बस मेरी जो बॉडी की नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाए, बाकी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, यानी कि ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल चाहता है कि मुझे सिर्फ प्लेजर मिले और पेन अवॉइड हो, ठीक है। सो इट स्ट्राइव्स फॉर इमीडिएट सेटिस्फेक्शन एंड ग्रेटिफिकेशन। इसका मतलब क्या है कि इमीडिएट, यानी कि मान लो मुझे कुछ चीज़ चाहिए अभी, मान लो मुझको चॉकलेट चाहिए तो मुझे अभी चाहिए। ईड के अंदर पेशेंस नहीं होता, वो वेट नहीं कर सकता, उसको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको अभी उस चीज़ से प्लेजर चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा ईड है। सो इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश इट्स एम ऑफ अवॉइडिंग पेन एंड ऑब्टेनिंग प्लेजर, ईड हैज़ इट्स कमांड टू प्रोसेस द रिफ्लेक्स एक्शन एंड प्राइमरी प्रोसेस। तो इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास दो प्रोसेसेस होती है, टू प्रोसेसेस, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास दो ऐसी प्रोसेसेस होती है जिससे ईड क्या करता है, ईड पेन को अवॉइड करता है और प्लेजर को गेन करने की ट्राई करता है। तो एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा हमारे पास प्राइमरी प्रोसेस। और रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास क्या होगा कि आर इनबॉर्न एंड ऑटोमेटिक रिएक्शंस, की एक इंडिविजुअल, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर वो प्रेजेंट होती है, ऑटोमेटिक रिएक्शंस होती है, जैसे छींकना, ब्लिंक करना, रोना, ये सारी क्या है, ये सारी रिफ्लेक्स एक्शंस है। जैसे मान लो एक छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करना स्टार्ट करता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, तो वो क्या, वो उसका रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, ठीक है। फिर आता है दूसरा हमारा प्राइमरी प्रोसेस। तो हमारी जो ईड होती है वो प्राइमरी प्रोसेस थॉट पे काम करता है। अब इसका मतलब क्या है कि इट अटेम्प्ट्स टू डिस्चार्ज टेंशन बाय फॉर्मिंग एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट विल remove the tension. For example, the primary process provide the hungry person with the mental picture of an image. तो इसमें ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल अपनी टेंशन को डिस्चार्ज या ख़त्म करने की कैसे ट्राई करता है कि वो उसकी इमेज अपने माइंड के अंदर बना लेता है ताकि वो टेंशन रिमूव हो जाए, ठीक है। सो जैसे एग्जांपल दे रखा है कि एक भूखा, एक हंग्री पर्सन है तो उसने क्या किया, उसने उस चीज़ की मेंटल इमेज बना ली, कि उसने कुछ खाने की मेंटल इमेज बना ली। तो ये क्या है, ये हमारी प्राइमरी प्रोसेस पे होता है, यानी कि ये फैंटेसीज पे, इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है। सो दिस हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंस इन विच द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी इमेज कॉल्ड विश फुलफिलमेंट। तो जो इंडिविजुअल क्या करता है, जैसे उसने अपने माइंड के अंदर कुछ किसी भी डिजायर्ड ऑब्जेक्ट जो उसको चाहिए था उसकी इमेज उसने अपने माइंड में बनाई, तो वो क्या है, वो हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंस है, यानी कि हमारे पास कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं था, हमने अपने आप कुछ ना कुछ इमेज बना ली। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम विश फुलफिलमेंट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया ईड, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ईगो।
So the ego comes into existence because the needs of organism require appropriate transaction with the objective world of reality. तो हमने ईड में क्या किया, ईड में हमने ये देखा कि एक इंडिविजुअल को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसके अंदर नीड आ गई तो उसका मन करता है कि बस मेरी नीड कैसे भी करके फुलफिल हो जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे हो, ठीक है। बट ईगो की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि ईड ने तो बता दी नीड, बट अब उस नीड को फुलफिल करने के लिए हमारी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसके साथ भी हमारा लिंक चाहिए। तो वो जो लिंक होता है वो ईगो ही प्रोवाइड करता है। हमने ईड में देखा था कि उसका ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ रियलिटी से कोई लिंक नहीं होता, बट ईगो है उसका रियलिटी के साथ लिंक होता है, इसलिए हमें ईगो की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल किया कि किसी को भूख लगी है, तो अब भूख लगी, एक इंडिविजुअल को क्या चाहिए, ईड क्या बोलेगा, बस मुझे खाना चाहिए, उसको बाकी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कि कैसे खाना अरेंज होगा, कहाँ से पैसे आएंगे। बट यही जो सारी चीज़ होगी, खाने को अरेंज करना, ढूंढना, पैसे लेना और खाना लेके आना, उसको बनाना, फिर खाना, ये सारी चीज़ किस में आएगी, ये सारी चीज़ हमारी ईड के अंदर आएगी, ठीक है। सो द हंग्री पर्सन हैज़ टू सीक, फाइंड एंड ईट फूड बिफोर द टेंशन ऑफ हंगर कैन बी एलिमिनेटेड। सो हमारा ईगो जो होता है दैट इज रैशनल मास्टर ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि ये रीज़न और लॉजिक के साथ सोचता है, ठीक है, कि कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से लेके आनी है, कैसे उस नीड को फुलफिल करना है। तो ये हमारा रैशनल मास्टर ऑफ पर्सनालिटी होता है। सो इट्स पर्पस इज नॉट टू थ्वाट द इम्पल्सेस ऑफ ईड बट टू हेल्प द ईड ऑब्टेन द टेंशन रिडक्शन इट क्रेव्स। अब हम ये सोचते होंगे कि जो ईगो है वो हमारा ईड का दुश्मन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ईड और ईगो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। ईगो हमारी ईड की हेल्प करता है कि ईड की क्या हुई, कुछ नीड प्रेजेंट हुई, ठीक है। तो ईगो क्या करेगा, उस नीड को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज देखेगा, किस तरह से, किस टाइम पे, एक राइट तरीके से कैसे हम उस नीड को फुलफिल कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव जो हमारी प्रैक्टिकल रियलिटी है उसको देख के उस ईड की नीड को सेटिस्फाई करने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो हमारा जो ईगो है वो ईड की नीड्स को सप्रेस नहीं करता, बल्कि ईड की हेल्प करता है कि हम कैसे ईड की नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बिकॉज इट इज अवेयर ऑफ रियलिटी द ईगो डिसाइड व्हेन एंड हाउ द ईड इंस्टिंक्ट कैन बी बेस्ट सेटिस्फाई। कि ईगो क्या होता है, ईगो जो रियलिटी होती है उसके बारे में अवेयर होता है, तो ईगो को पता होता है कि ईड की जो नीड है या इंस्टिंक्ट्स है उसको कैसे सेटिस्फाई करना है, किस तरीके से हम अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर आता है इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, कि ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, एंड ऑपरेट बाय मीन्स ऑफ सेकेंडरी प्रोसेसेस। तो हमने ईड में क्या किया, ईड हमारी काम करती है प्राइमरी प्रोसेस पे, ठीक है, ईड हमारी प्राइमरी प्रोसेस पे काम करती है, और जो हमारा ईगो होता है वो हमारा सेकेंडरी प्रोसेस पे काम करता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ईगो वर्क्स ऑन सेकेंडरी प्रोसेस। अब सेकेंडरी प्रोसेस क्या होती है, वो हमारी रियलिस्टिक थिंकिंग होती है, यानी कि हम हमारी रियलिटी को देख के काम करते हैं, लॉजिक के साथ, ठीक है, रीज़न के साथ हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ों को। सो बाय मीन्स ऑफ सेकेंडरी प्रोसेस द ईगो फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, कि एक प्लान बनाता है, फिर उस प्लान को टेस्ट करके देखता है, ठीक है, और फिर ये देखता है कि वो हमारा जो एक्शन है या हमारा जो काम है या जो हमारा प्लान है वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियलिटी टेस्टिंग। तो ईगो हमारा क्या करता है, रियलिटी टेस्टिंग करता है, कि प्लान बना के चेक करेगा कि वो प्लान काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियलिटी टेस्टिंग। और रियलिटी टेस्टिंग हमारे ईगो के अंदर इंक्लूडेड होती है। सो ईगो हमारे 3 मास्टर्स को सेटिस्फाई करता है या सर्व करता है, ईड, सुपर ईगो एंड रियलिटी, ठीक है। ईड की नीड्स को सेटिस्फाई करता है। सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ईगो काम करता है। सुपर ईगो बेसिकली हमारा क्या होता है, मॉरल आर्म ऑफ पर्सनैलिटी होता है, कि वो ये बताते हैं क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। और रियलिटी तो हमने देख लिया कि रियलिटी में देखेगा कि हमारे पास पैसे है या नहीं है, तो इन सारी चीज़ को सर्व करता है, इन सारी चीज़ को सेटिस्फाई करने का ट्राई करता है। सो ईगो इज़ नेवर इंडिपेंडेंट ऑफ ईड, कि जो हमारा ईगो होता है वो ईड से इंडिपेंडेंट नहीं होता। जो ईगो की जो हमारी पावर है या जो एनर्जी है वो किससे आती है, वो ईड से ही आती है। हमने देखा था कि ईड क्या होता है, कि इट इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ साइकिक एनर्जी। तो ईड से ही हमारे पास एनर्जी आती है ईगो के लिए, ठीक है। तो ये हमने ईगो किया, तो हम एक बार देखते हैं कि क्या किया, कि ईगो हमारे ऑब्जेक्टिव रियलिटी से वाकिफ़ होता है, उसको पता होता है कि रियलिटी में क्या है, उसको रियलिटी के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो क्या करता है, वो ट्राई करता है कि ईड की नीड्स को किस तरह से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, और जो हमारी रियलिटी है उसको देखकर, ठीक है। सो ये हमारा रैशनल मास्टर होता है, ये ईड की इम्पल्सेस को ख़त्म नहीं करता बल्कि हेल्प करता है उसकी, और हमारी रियलिटी के बारे में अवेयर होता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, सेकेंडरी प्रोसेसेस यूज़ करता है, और ईड के लिए, और जो ईगो की एनर्जी है वो ईड से ही आती है।
सो अब हम करेंगे सुपर ईगो। सो इट इज़ द मॉरल आर्म ऑफ पर्सनालिटी। मॉरल आर्म ऑफ पर्सनालिटी का मतलब क्या है कि सुपर ईगो ही हमें बताता है कि कुछ हमारी वैल्यूज़ होती है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। वो चीज़ जो हमें बताता है वो हमारा सुपर ईगो होता है। सो इट रिप्रेजेंट्स द आइडल रेदर देन द रियल एंड इट स्ट्राइव फॉर परफेक्शन रेदर देन प्लेजर। तो हमारा जो सुपर ईगो है वो परफेक्शन के लिए स्ट्राइव करता है, यानी परफेक्शन वो चाहता है कि एक इंडिविजुअल परफेक्ट बने, ठीक है। वो ये नहीं चाहता कि एक इंडिविजुअल सिर्फ प्लेजर ले, बल्कि एक इंडिविजुअल एक अच्छा और बढ़िया इंसान बने, परफेक्ट बने, ठीक है। सो इट्स मेन कंसर्न इज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज राइट और रॉन्ग सो डैट इट कैन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द मॉरल स्टैंडर्ड। तो ये इसका मेन कंसर्न क्या होता है कि ये डिसाइड करता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर एक्ट करता है। हमारे पास सुपर ईगो के दो कंपोनेंट्स है, कॉन्शियंस एंड ईगो आइडल। तो कॉन्शियंस क्या करता है कि एक इंडिविजुअल को पनिश करता है बाय मेकिंग हिम फील गिल्टी। मान लो ये समझो कि एक इंडिविजुअल है, तो उसने अपने दोस्त से झूठ बोला, ठीक है, और झूठ बोलने के बाद में उसको क्या हुआ, उसको गिल्ट होगा। तो वो गिल्ट उसको क्या दे रहा है, वो एक तरह की पनिशमेंट दे रहा है। तो वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है उसका कॉन्शियंस, ठीक है। दूसरा होता है ईगो आइडल। ईगो आइडल एक पर्सन को रिवॉर्ड करता है बाय मेकिंग हिम फील प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। अब ये मानो कि एक इंडिविजुअल ने क्या किया, किसी नीडी की या किसी गरीब की हेल्प की, तो अब उसको क्या होगा, उसको प्राउड होगा खुद पे। तो जो प्राउड फील करवाएगा वो कौन करवाएगा, ईगो आइडल करवाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस याद रखना है। सो कॉन्शियंस क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को गिल्टी फील करवाता है, उसको पनिश करता है गिल्टी फील करवा के। और ईगो आइडल क्या होता है कि इंडिविजुअल को रिवॉर्ड करता है, उसको खुद के ऊपर प्राउड फील करवा के, ठीक है। और सुपर ईगो क्या होता है, ये बताता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ये हमारा मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं हम आइसक्रीम का, कि एक इंडिविजुअल को आइसक्रीम खाने का मन हुआ, तो ईट क्या बोलेगा कि जहाँ उसको आइसक्रीम दिखे वहीं से चुरा के खा लो चाहे, ठीक है, मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले लो। बट ईगो क्या बोलेगा, वो उसको प्लान करेगा कि किस तरह से मेरे पास पैसे आएंगे, किस तरह से मैं आइसक्रीम लेके खाऊंगा। फिर सुपर ईगो क्या बोलेगा, सुपर ईगो बताएगा कि आइसक्रीम के अंदर बहुत सारी शुगर होती है, वो अनहेल्दी होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो सुपर ईगो हमें मॉरल स्टैंडर्ड्स बताएगा, ईगो हमें रियलिटी के साथ किस तरह से हम ईड की नीड को अचीव कर सकते हैं वो बताएगा। ईड क्या बोलेगा, मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा कवर होता है। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया। सो सबसे पहले हमने किया इसमें स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी से पहले भी हमने लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी किए, लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी। तो जिसमें हमने किया कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या सबकॉन्शियस, और तीसरा हमने किया अनकॉन्शियस, ठीक है। ये तीन चीज़ हमने की। तो हमारा कॉन्शियस क्या होता है, जिसके बारे में हम अवेयर है। प्री कॉन्शियस जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, बट अगर मान लो हम अच्छे से सोचेंगे, विचार करेंगे तो हम उसके बारे में अवेयर हो सकते हैं। अनकॉन्शियस क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है और इसके अंदर हमारे रिप्रेस्ड थॉट्स, डिज़ायर, नीड्स, इंस्टिंक्ट सारी कुछ हमारे अनकॉन्शियस पे होते हैं। और सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे अनकॉन्शियस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। उसके बाद में हमने किया स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में हमने सबसे पहले किया ईड, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें हमने सबसे पहले देखा ईड। तो ईड में हमने क्या किया कि ये हमारी इनहेरिटेड होती है, मतलब इसमें सारा कुछ आता है जो हमारे पास इनहेरिटेड होता है, और ये हमारे बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड प्रेजेंट एट बर्थ, एट बर्थ। फिर हमने देखा कि इट इज रिजर्वॉयर ऑफ साइकिक एनर्जी, रिजर्वॉयर ऑफ साइकिक एनर्जी। और हमारी जो ईड होती है उसको सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला कि ट्रू साइकिक रियलिटी, ट्रू साइकिक रियलिटी, क्योंकि एक इंडिविजुअल सिर्फ अपनी मेंटल रियलिटी के बारे में अवेयर होता है और जो बाहर की ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है उसके बारे में अवेयर नहीं होता। इसका मेन क्या होता है कि बॉडी की नीड्स को सेटिस्फाई करना, बॉडी नीड्स को सेटिस्फाई करना, और ये हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे, यानी कि ये चाहता है कि मुझे प्लेजर मिले और पेन अवॉइड हो, और इसको इमीडिएट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पास दो ऐसे प्रोसेसेस होती है। तो दो प्रोसेसेस क्या थी जिससे ईड अपनी टेंशन को रिड्यूस करने की ट्राई करता है। एक होता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, और दूसरा हमारे पास होता है प्राइमरी प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमने इसमें किया। फिर हमने नेक्स्ट जो किया, नेक्स्ट हमने देखा ईगो। तो ईगो क्या होता है, ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल
ये हमारा रैशनल मास्टर होता है और इसकी हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ रियलिटी है उसके साथ इसका लिंक होता है, ये हमारी रियलिटी को समझता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ रियलिटी को समझता है, वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, ठीक है। और इसमें ये जो ईड की इम्पल्सेस होती है उसको ख़त्म नहीं करता, बल्कि ईड की इम्पल्सेस को एक अच्छे तरीके से सेटिस्फाई करने की ट्राई करता है। और हमने देखा कि इसमें हम सेकेंडरी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और ये हमारा जो ईगो होता है वो हमारा ईड से ही एनर्जी लेता है। ईगो किससे एनर्जी लेता है? ईगो की एनर्जी किससे आती है? ईड से आती है। फिर हमने लास्ट में किया सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? ये हमारा मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, मोरालिटी प्रिंसिपल, और ये बताता है हमें क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, ठीक है, राइट और रॉन्ग के बारे में हमें बताता है। और इसमें हमने दो चीज़ की, एक किया हमने कॉन्शियस और दूसरा हमने किया ईगो आइडल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना हमें ज़रूरी है। कॉन्शियस क्या करता है कि ये एक इंडिविजुअल को पनिश करता है, उसको गिल्टी फील करवा के, ठीक है, और ईगो आइडल एक बंदे को रिवॉर्ड करता है, उसको प्राउड फील करवा के, ठीक है। तो ये हमने अभी तक कर लिया और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। जो हमारे टॉपिक्स बच गए वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हमारा अटेंशन स्पैन भी इतना नहीं होता कि हम इतना ग्रेस्प कर पाएँ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।